हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास, जो कि आपकी क्लास नंबर आपकी 28 होगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रूनर का सिद्धांत। अगली वीडियो में दोस्तों हमने देखा था वाइगोत्स्की एवं जीन पियाजे का सिद्धांत। आज दोस्तों हम देखेंगे ब्रूनर का सिद्धांत और समझेंगे कि ब्रूनर एवं जीन पियाजे के सिद्धांत में क्या अंतर है। जो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए हैं, इन दोनों के सिद्धांत में, इनकी थ्योरी में क्या डिफरेंट है, इसको हम समझेंगे। तो दोस्तों, आपकी अपडेट टेट सी टेट चैनल पर सभी की जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज वीडियो बनी हुई है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं ब्रूनर का सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ब्रूनर ने मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान दिया है। पहला है शिशु अपनी अनुभूति को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है, और दूसरा यह है कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक चिंतन कैसे करता है। इन दोनों बातों को हम समझेंगे दोस्तों, शिशु की अनुभूतियों को एवं शैशवावस्था बाल्यावस्था में चिंतन को। तो चलिए देखते हैं कि ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों का मानसिक रूप से तीन तरीकों से अभिव्यक्त करता है। तो दोस्तों, अगर इस पर डिफरेंट की बात की जाए तो उन्होंने जो जीन पियाजे हैं, उन्होंने आपको जो चार अवस्थाएं बताई थी दोस्तों, ब्रूनर ने कितनी बताई हैं दोस्तों? तीन अवस्थाएं बताई हैं। तो इन तीनों अवस्थाओं को हम समझेंगे, उनकी अवधि को समझेंगे। देखिए, पहला है आपका इनेक्टिक मोड, जो कि संक्रियात विधि भी इसको हम कह सकते हैं, और दोस्तों इसको हम क्रिया निर्माण की विधि भी कह सकते हैं। तो इसकी देखिए, इसका जो अवधि होती है, इस अवधि को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसकी होती है जन्म से, अगर बात की जाए तो दोस्तों जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष इसकी अवधि होती है। और देखिए, इसके बाद दोस्तों, अगर जो निर्माण या सक्रियता या निर्माण विधि होती है, इसको अगर सोचा जाए तो इस अवस्था में बालक शारीरिक व गामक क्रियाएं सीखता है, जैसे चलना, दौड़ना, हाथ पैर चलाना, पकड़ना या रिमोट को पकड़ना, वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है। इस अवस्था में भाषा का महत्व होता नहीं है, बुद्धि के आधार पर कोई कार्य नहीं करता है। आरोह अवरोह का ज्ञान है, कुछ किसी भी परिस्थिति में उसका जो हल्का या बुरा, अच्छा या बुरा या हल्का भारी, किसी भी चीज से उसका लेना देना नहीं होता है। जैसे देखिए, इस विधि में अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे भूख लगने पर रोना, हाथ पैर हिलाना आदि क्रियाओं द्वारा वातावरण, बाह्य वातावरण से संबंध स्थापित करता है। फिर देखिए, आपकी दूसरी है दृश्य प्रतिमा, यानी कि आइकॉनिक मोड। तो दोस्तों, इसको हम प्रतिबिंबात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, छायात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, प्रतिमा आधारित अवस्था भी कह सकते हैं। इस अवस्था की अगर अवधि की बात की जाए दोस्तों, तो इस अवस्था की 2 वर्ष से लेकर 2 वर्ष से 7 वर्ष तक इसकी अवधि होती है। चलिए देखते हैं इस अवस्था के बारे में। इस विधि में देखिए, इस विधि में बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं, यानी देखिए विजुअल इमेजेस बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। दोस्तों, प्रत्यक्षीकरण आप समझ सकते हैं कि यानी कि संप्रत्यय बना लेता है, मस्तिष्क में बनाने वाला जो बिंब होता है दोस्तों, वह बना लेता है। भाषा का महत्व होता है, जैसे चमक, गति, स्वर, ध्वनि के प्रति आकर्षक होता है बच्चा। इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जिसकी अवधि होती है 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक सूचनाएं संप्रत्यय के द्वारा ही मानसिक प्रतिबिंबों के आधार पर प्राप्त करता है। फिर देखिए, इन्होंने 3 अवस्थाएं। फिर देखिए, आपकी जो है लास्ट है दोस्तों, इसको हम कहते हैं कि सिंबॉलिक अवस्था, सिंबॉलिक मोड, यानी सांकेतिक अवस्था। इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेतों, यानी भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करता है। इस प्रकार बालक प्रतीकों या सिंबल्स का उनके मूल विचारों से संबंध करने की योग्यता का विकास करता है। तो दोस्तों, इसकी जो अवधि होती है, इस अवधि जो है 7 वर्ष से 16 वर्ष इसकी अवधि मानी जाती है। 7 से 16 वर्ष की इसकी अवधि मानते हैं हम। दोस्तों, इस अवस्था की बात की जाए तो इस अवस्था में बालक बौद्धिक तरीके से सीखने लगता है और जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है। बालक इस अवस्था में संकेत से बोलने लगता है, यानी इशारे करने लगता है। तो दोस्तों, हमने सीखी इनकी तीनों अवस्थाओं को समझा, इनकी अवधि को समझा। दोस्तों, इसकी अवधि आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछ लेते हैं। देखिए, ब्रूनर के अनुसार जन्म से 8 माह तक संक्रियता विधि या 8 माह से 24 माह तक दृश्य प्रतिमा एवं 7 वर्ष की आयु में आगे सांकेतिक विधि की प्रधानता रहती है।
देखिए इनका मानना है कि जन्म से 8 माह तक संक्रियाता विधि चलेगी, फिर 18 माह से 24 माह तक दृश्य प्रतिमा चलेगी और 7 वर्ष की आयु के आगे सांकेतिक विधि चलती रहती है, जो कि हमने समझ लिया है। ब्रूनर के सीखने की प्रक्रिया कक्षा शिक्षण की बड़ी बारीकी की अध्ययन किया है निम्नलिखित तथ्यों पर। तो देखिए, तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अंतर्दर्शी चिंतन अधिक उपयोगी होता है। और देखिए, हर विषय की संरचना होती है, उनके मूल संप्रत्यय नियम और विधियां होती हैं, उनके सीखने के बिना जो है विषय का ज्ञान संभव नहीं है। जो ज्ञान स्वयं खोज कर प्राप्त किया जाता है, इस लाइन को आप ध्यान से देखिए, जो ज्ञान स्वयं खोज कर प्राप्त किया जाता है वो ही ज्ञान सार्थक और टिकाऊ होता है। आप कोई भी जो है प्रश्न है या कुछ भी मटेरियल है, टॉपिक है दोस्तों, वह आपको पता नहीं, आपसे किसी ने पूछा, तो आप वहाँ पे हर एक किताब को देखेंगे बार बार कि इस चैप्टर में देखा था हमने, इसमें देखा था, सभी किताब को आप जो है खोल कर देखेंगे, आपको कुछ समय बाद आपको है मिल जाएगा। तो उसको आप जब देख लेंगे ध्यान से कि वास्तव में उसने हमसे यह पूछा था, मुझे यह बोलना चाहिए था, तो दोस्तों उस टॉपिक को आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे आप जो खुद हाथ से बना लेंगे, कुछ भी आप जो है प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो वह भी जो है आपको काफ़ी दिन तक जो है बना रहता है याद। ब्रूनर के अनुसार जो कुछ पढ़ाया सिखाया जाए उसका व्यक्ति व समाज दोनों से संबंध हो। इनका मानना है कि जब बच्चे को पढ़ाया जाए तो उसको व्यक्ति और समाज से उसका संबंध स्थापित करा जाए, फिर उसको पढ़ाया जाए। इस प्रकार ब्रूनर ने 2 प्रकार की संबद्धता का पल दिया है। देखिए, व्यक्तिगत संबद्धता यानी पर्सनल रिलेवेंस और सामाजिक संबद्धता सोशल रिलेवेंस। इस प्रकार देखिए, ब्रूनर के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करके बच्चों को सीखने के लिए तत्पर करें। सीखने की परिस्थिति में बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो दोस्तों इनका मानना है कि सबसे पहले बच्चे को तैयार कर लें, उसको जैसे कि वह पढ़ने में भाग ले और सक्रिय रूप से हो सके। अब देखिए, हम समझेंगे दोस्तों इनकी विशेषताएं हैं इनके सिद्धांत की। तो देखिए, ब्रूनर का सिद्धांत बालक के पूर्ण अनुभव और नए विषय वस्तु के समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। इनका मानना है कि बच्चे नए अनुभव एवं नई विषय वस्तु को अच्छे ढंग से सीखते हैं। विषय वस्तु की संरचना ऐसी हो कि बच्चे सुगमता और सरलता से सीख सकें। इनका मानना है कि सरलता से मतलब विषय वस्तु यानी कि पाठ्यक्रम सरल होना चाहिए ताकि बच्चे को समझ आ सके। इस सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु जो सिखाई जानी है ऐसे अनुक्रम और बारंबारता से प्रस्तुत की जाए जिससे बच्चे तार्किक ढंग से एवं अपनी कठिनाई स्तर से अनुसार सीख सकें। इनका मानना है दोस्तों कि जैसा कि बच्चे का मानसिक स्तर हो उसी के अनुसार जो है हमें उसको विषय वस्तु सिखाना चाहिए ताकि वह अच्छे से सीख सके। तो दोस्तों, जिस प्रकार आप जब टीचर बन जाएंगे तो आप इन सब का प्रयोग करेंगे बच्चों के ऊपर कि जो बच्चा सीखना चाहेगा आप उसको उस प्रकार की विषय वस्तु प्रदान करेंगे। जैसा जिसका जो है विकास, मानसिक विकास होगा, जिस प्रकार उसी प्रकार की आप उसको जो है पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु उसको देंगे। तो देखिए दोस्तों, यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन, पुरस्कार व दंड पर बल देता है। यह इनका मानना है दोस्तों कि पुनर्बलन के लिए आप उसको पुरस्कार व दंड दे सकते हैं दोस्तों, परंतु अगर बात की जाए पियाजे की तो वह इसको पूरी तरह से नकारते हैं, इसको नहीं मानते हैं पुरस्कार व दंड को। अब देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा बालक में व्यक्तिगत सामाजिक दोनों गुणों का विकास करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखिए हमने इनकी विशेषताओं को समझा। ब्रूनर के सिद्धांत में शिक्षा की क्या उपयोगिता है। देखिए, एम्प्लीकेशन ऑफ ब्रूनर थ्योरी एंड एजुकेशन। तो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। देखिए, जो इनकी विभिन्न अवस्थाएं हैं उन्हीं के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण करें। फिर देखिए, ब्रूनर के मानसिक अवस्थाओं का वर्णन क्या किया है, मानसिक अवस्थाओं का वर्णन किया है। यह अवस्थाओं के अनुसार शिक्षण विधियों व प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। जो ब्रूनर ने शिक्षण प्रविधियां विधियां बताई हैं उनका प्रयोग करके आप बच्चों को अच्छे से सिखा सकेंगे। इनकी अन्वेषण विधि द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास किया जा सकता है। तो दोस्तों फिर देखिए, इस प्रकार से देखिए ब्रूनर ने संप्रत्ययों को समझने पर बल दिया है, अतः शिक्षक को ठीक से समझाना चाहिए। इसके ज्ञान से छात्र पर्यावरण को समझकर उसका उपयोग कर सकता है। इन्होंने वर्तमान अनुभवों को पूर्व ज्ञान एवं अनुभव से जोड़ने पर बल दिया है। इससे छात्रों के ज्ञान को समृद्ध एवं स्थायी बनाया जा सकता है। ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार शिक्षक अपने नियोजन यानी प्लानिंग, क्रियान्वयन यानी एक्सक्यूशन एवं मूल्यांकन एवेल्यूशन प्रक्रिया में संशोधन कर बालकों की बौद्धिक विकास में सहायक हो सकते हैं। इस प्रकार ब्रूनर का सिद्धांत वर्तमान कक्षा शिक्षण के लिए बहु उपयोगी है। तो दोस्तों, यह सिद्धांत देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनका मानना है कि शिक्षक को अपने यानी कि पहले नियोजन यानी कि प्लानिंग करना चाहिए,
फिर क्रियान्वयन करना चाहिए, फिर मूल्यांकन करना चाहिए। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से आप मूल्यांकन करेंगे तो बच्चे को मतलब कि आप ऐसा मूल्यांकन करें ताकि वह मोटिवेट हो सके। तो दोस्तों हम देखिए 2-3 टॉपिक और हैं इसके जो मैं अपनी जो है तरफ से सिखाना चाहूँगा आपके लिए ब्रूनर के सिद्धांत में। तो दोस्तों हम देखिए सबसे पहले देखेंगे पियाजे का, किसका, पियाजे का सिद्धांत देखेंगे दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे हम ब्रूनर का सिद्धांत। दोस्तों इनके जो डिफरेंट हैं इसको समझिए। अगर बात की जाए पियाजे की, तो पियाजे मानते हैं दोस्तों किसको, दोस्तों मानते हैं, यह मानते हैं वातावरण को, यह वातावरण को बहुत अधिक महत्व देते हैं। और जेरोम ब्रूनर की बात की जाए दोस्तों, जेरोम ब्रूनर यह मानते हैं शिक्षा को दोस्तों सबसे अधिक महत्व देते हैं। पियाजे मानते हैं व्यक्ति और वातावरण के मध्य अंतःक्रिया का परिणाम ही बालक का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। यह जीन पियाजे का बहुत ही जो है बार बार प्रश्न पूछा जाने वाला और फेमस जो कथन है कि व्यक्ति और वातावरण के मध्य अंतःक्रिया ही परिणाम ही बालक का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जो जीन पियाजे ने कहा था। परंतु ब्रूनर की बात की जाए तो दोस्तों यह मानते हैं कि बालक एक नग्न बंदर की तरह नहीं है। ध्यान से सुनिए, ब्रूनर का कहना है कि बालक एक नग्न बंदर की तरह नहीं है, बल्कि बालक संस्कृति युक्त होता है। किसका कथन है, जेरोम ब्रूनर का। और दोस्तों इन्होंने शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता को सर्वाधिक महत्व दिया है। किसने, जेरोम ब्रूनर ने। यही इनका अंतर है दोस्तों, किसका, जो है जीन पियाजे एवं इनका जेरोम ब्रूनर का। दोस्तों अब देखिए इन्होंने किसको माना, वातावरण को, पियाजे ने, ब्रूनर ने शिक्षा को माना। आप ध्यान रखिए इस बात को, आप चाहे तो नोट्स कर लीजिए। और दोस्तों अवस्थाओं की बात की जाए तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो है आपका 11 से 15 वर्ष। और दोस्तों अगर इनकी बात की जाए जेरोम ब्रूनर की, इन्होंने देखिए क्रियात्मक अवस्था और प्रतिमा या प्रतिबिंबात्मक संकेतात्मक, इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों, जिनकी अवधि जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 16 वर्ष इनकी अवधि है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसमें अंतर भी देख लिया, जो कि आप अच्छे से आपको याद आ जाएगा कि पियाजे और ब्रूनर में वास्तव में क्या अंतर है दोस्तों। तो मैं चाहूँगा, मैं आशा करूँगा कि आप लोगों को यह भी जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ आ गया है तो आप ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इसका मूल्यांकन है, किस प्रकार प्रश्न बनेंगे, सीखने में सिद्धांत कौन कौन से हैं और प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। यह जो है दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता चुका हूँ। मैं फिर से बता देता हूँ, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थार्नडाइक का है। थार्नडाइक ने अपनी बिल्ली पर प्रयोग किया था। फिर देखिए दोस्तों पावलोव ने प्रयोग किया था। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछ लूँ कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, तो कुत्ते पर किया था। मैंने क्या ट्रिक बताई थी, थार्नडाइक की बिल्ली, आप लिख लीजिए, लास्ट है चैप्टर का। अब आप दूसरे चैप्टर पर देखेंगे हम। देखिए ट्रिक है, थार्नडाइक की बिल्ली स्किनर के चूहे पर कूदी। देखिए सुनिए, थार्नडाइक की बिल्ली स्किनर के चूहे पर कूदी। पावलोव का कुत्ता, जिसका सुल्तान नाम था, पावलोव का कुत्ता और कोहलर का बनमानुस भाग गया। दोस्तों बनमानुस का नाम सुल्तान था। अब देखिए पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था दोस्तों, अगर आपसे मैं पूछूं पावलोव का क्या था, यानी कि थार्नडाइक की क्या थी, बिल्ली, पावलोव का था कुत्ता। तो दोस्तों कुत्ता आपका इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा, कुत्ता। इस प्रकार से देखिए। फिर देखिए अधिगम के सूझ या अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों मैंने अभी जो आपकी वीडियो नंबर 25 होगी लगभग, तो अधिगम के सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देखा था हमने कितने अच्छे से। तो मैं आपसे आशा करना चाहूँगा कि आप बताएं। तो दोस्तों इसमें मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जो सूझ अंतर्दृष्टि, अधिगम के सूझ अंतर्दृष्टि की प्रतिपादक थे दोस्तों, वह आपके कोहलर थे और उनके जो सहयोगी थे कोपखा थे, और जो प्रतिपादक थे कोहलर थे, और जिन नहीं प्रतिपादक थे आपके बर्दिमर, प्रयोगकर्ता थे कोहलर और सहयोगी थी कोपखा। दोस्तों इन्होंने जो सूझ का सिद्धांत दिया था, यह एक बनमानुस यानी कोहलर ने बंदर पर प्रयोग किया था। फिर देखिए, फिर आपका आगे इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न बनेगी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है समझाइए। वाइगोत्स्की के अपने सिद्धांतों में किस प्रकार का बल दिया है समझाइए। पियाजे के सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं हैं। स्किनर की सीखने में किस प्रकार का बल दिया है। तो दोस्तों आपको यह सब जो है अच्छे से सीखने, अगर आपने सभी वीडियो को देख लिया दोस्तों, तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ इनमें से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो। और जो भी मैंने ट्रिक बताई है, जितने भी नोट्स बनाने को कहा है आपने बना लिए होंगे, तो कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। परंतु इस प्रश्न आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं, ऐसा कोई पेपर आज तक नहीं होगा जो इस चैप्टर से
प्रश्न ना आए हों, जितनी भी मैंने वीडियो अपलोड की हैं अभी। फिर देखेंगे दोस्तों लर्निंग कर्व, जो कि आपका सीखने का वक्र है, आपकी वीडियो नंबर 29 होगी। और मैं इसी के साथ में आपकी जो है कुछ चैप्टर है आपके बाल विकास फिनिश हो जाएगी। इसके बाद मैं बाकी की वीडियो भी आपको अपलोड करके सभी दे दूंगा। तो दोस्तों मैं अब चलता हूँ। फिर देखिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो तक। जब तक आप पढ़ते रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए, आप भी खुश रहिए। और मैं चाहता हूँ आपका दिन शुभ हो, अगर रात्रि है तो आपकी रात्रि शुभ हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।